ये कहानी सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार है। वैसे अगर आपने इस सीरीज को पहले भी देखा है तो आप इसे एक बार और देखिएगा, आपको पक्का मजा आएगा। ये कहानी हमें हर वो रीजन देती है जिससे हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर से जेलस फील हो। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हीराकू हमारा मेन कैरेक्टर है। 39 साल का एक आदमी है और उसे कैंसर है, जिसकी वजह से अब उसकी मौत होने वाली है। हालांकि जब वो मरता है तो सीधा हेवन रियल में पहुंच जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात गॉड से होती है। गॉड खुद दुखी थे कि उन्होंने हीराकू को इतनी बुरी जिंदगी दी। हालांकि अब वो हीराकू से पूछते हैं कि वो क्या चाहता है, जिस पर हीराकू कहता है कि उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उसे बस वो एक ऐसी वर्ल्ड में भेज दे जहाँ उसके पास थोड़ी सी जगह हो जिसमें वो फार्मिंग कर सके, क्योंकि ये उसका आखिरी सपना था। ये सुनकर गॉड हैरान थे। वो तुरंत उसे एक ऐसी जगह भेज देते हैं, साथ ही उन्होंने उसे एक टूल भी दे दिया था जो कि इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है। लेकिन हीराकू को इसके बारे में नहीं पता। अब हीराकू जब वहाँ पहुँचता है तो आसपास जंगल देखता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश था, साथ ही उसकी एज भी अब बहुत ही कम हो चुकी थी। अब वो तुरंत ही वहाँ गड्ढा खोदने लगा था और महसूस करता है कि गड्ढा खोदने के बाद वो थक नहीं रहा। वैसे अब वो रुक गया था और एक पेड़ पर चढ़कर आसपास की जगह को देखने लगा था, क्योंकि उसे अब वहाँ पर अपना फार्म तैयार करना है, जिसके लिए उसे एक बड़ी सी जगह की जरूरत पड़ेगी। वो कुछ देर तक ढूंढता है और फिर उसे एक बहुत बड़ा सा पेड़ दिखता है। वो तुरंत ही उसके पास चला गया था। वो फैसला करता है कि वो यही अपना घर बनाएगा। वैसे सबसे पहले उसे पानी की जरूरत थी। दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं है, इसलिए वो वहीं गड्ढा खोदने लगा था। उसका जो मैजिक टूल है वो एक शॉवन में बदल जाता है, जिससे वो बहुत ही जल्दी एक बड़ा सा गड्ढा खोद लेता है। उसे पानी भी मिल चुका था। अब वो वापस से ऊपर आता है। उसे आसपास की जगह को बढ़ाना था, लेकिन वहाँ पर पेड़ लगे हुए थे, इसलिए वो उन पेड़ को काटना शुरू कर देता है। वो सोच रहा था कि उसे पता है कि पेड़ किस तरह से काटने हैं। वो पूरी कोशिश करने वाला था, लेकिन जब वो अपने मैजिक टूल को हल्की से पेड़ पर टच करता है तो वो पेड़ अपने आप ही कट जाता है। हीराकू खुश था कि अब उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो सब कुछ जल्दी जल्दी कर लेगा। हालांकि इसके बाद अब वो और पेड़ काटते हुए वहाँ उनके वुडन प्लैंक से एक टेबल बना रहा था, लेकिन टेबल बनाते वक्त लगभग शाम हो चुकी थी। उसे याद आता है कि उसने आग का तो इंतजाम किया ही नहीं, इसलिए वो तुरंत कुछ सूखी पत्तियां जलाने लगता है। लेकिन अब तक शाम हो चुकी थी, जिस वजह से वहाँ रोशनी नहीं थी और इसी कारण से आग नहीं जल पाती। रात होने की वजह से अब उसे जगह चाहिए थी जहाँ वो रुक सके, इसलिए वो उस बड़े से पेड़ में एक होल कर देता है। यहाँ वो लकड़ियाँ से ग्लास वगैरह बना रहा था और सोच रहा था कि उसने गड़बड़ कर दी। उसे काम सोच समझ कर करना होगा, वरना इस तरह से तो वो भूखा ही मर जाएगा। अब अगले दिन वो अपनी गलतियां सुधारता है और सबसे पहले आग जलाने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब हो चुका था। इसके बाद वो आसपास के पेड़ काटने लगा था, जिससे कि वो अपनी जगह को और ज्यादा बड़ा कर सके। वैसे उसे याद आता है कि उसे यहाँ एक फार्म तैयार करना होगा, जिससे उसके पास खाने की कमी ना हो। वो तुरंत अपने मैजिक टूल की मदद से वहाँ एक खेत तैयार करता है। हालांकि खेत अभी पूरा तैयार नहीं हुआ था कि तभी शाम हो चुकी थी। वो सोचता है कि सब्जियों के बीजों के लिए वो अगले दिन जाएगा, इसलिए वो वापस से अपनी उसी होल के अंदर जाकर सो जाता है। लेकिन अगले दिन जब वो जगता है तो वो देखता है कि वहाँ अपने आप ही पौधे उग रहे हैं। वैसे उसके ऊपर एक जंगली रैबिट ने भी तभी हमला कर दिया था, लेकिन हीराकू उसे मार देता है और बाद में उसे ही खा जाता है। वो सोचता है कि शायद यहाँ पर और भी कोई उसके साथ होता, जिसके साथ वो ये खाना शेयर कर पाता। वैसे अब वो इस जगह पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज बनाता है, मतलब कि एक टॉयलेट। बाकी चीज वो बाहर रह कर सकता था, लेकिन टॉयलेट के लिए उसे प्राइवेसी चाहिए थी, भले ही इस जंगल में कोई हो ना। वैसे टॉयलेट बनाने के बाद वो फेंस तैयार करता है अपने खेत को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि रात को अजीब जानवर यहाँ आकर उसके खेत को खराब कर सकते हैं। ये सब काम करने के बाद वो उन पौधों में भी पानी देता है। उसे नहीं पता कि ये कहाँ से उगे, लेकिन फिर भी जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। बाद में वो सोचता है कि उसे अपने लिए एक छोटा सा घर बनाना होगा, जिसमें वो लग चुका था। अब धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और हीराकू अपने फार्म को ग्रो कर लेता है। एक दिन जब वो लकड़ियाँ लेने जा रहा था, तब उसे रास्ते में 2 वुल्फ दिखते हैं, जो कि एक बहुत ही इंजर्ड थे। वो उन्हें अपने घर ले आता है और खाना देता है। बाद में वो नोटिस करता है कि उनमें से एक वुल्फ प्रेग्नेंट है, इसलिए उसने अपना वो छोटा सा घर दे दिया था। जहाँ अगले दिन जब वो आता है तो छोटे छोटे वुल्फ को देखता है। वो इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए उन्हें और खाना देता है। इससे वो वुल्फ उसके दोस्त बन चुके थे। अब हीराकू ने बहुत ही जल्दी ये चीज नोटिस कर ली थी कि वो छोटे छोटे पपी उसके उस घर को हत्या चुके हैं, इसलिए वो एक दूसरा घर बनाता है जो कि पहले वाले से ज्यादा अच्छा था। अब उसी दिन वो नोटिस करता है कि उसकी जो वेजिटेबल्स थी वो भी लगभग अच्छी खासी उग चुकी हैं और जो टोमेटो थे वो भी खाने के लिए तैयार है। वो उन्हें उन डॉग्स को देता है और यहाँ उन दोनों बड़े बड़े डॉग्स का नाम यूकी और खूरू रखता है। हीराकू ने कई तरह की वेजिटेबल्स उगाई थी और अब तक वो ये चीज समझ चुका था कि वो अपने मैजिक टूल का इस्तेमाल करते वक्त जिस वेजिटेबल के बारे में सोचेगा वही वेजिटेबल उग जाएगी। वो सोचता है कि गॉड ने सच में उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी पावर दी है और गॉड को याद रखने के लिए वो गॉड की 2 स्टैचू वहाँ एक जगह पर बना कर रखता है। वैसे अब वो रोज रोज वेजिटेबल खाकर थक चुका था, जैसा कि
कि हम थक गए, इसलिए वो पिज्जा बर्गर के तो पेड़ नहीं लगा सकता, पर वो फ्रूट्स के पेड़ लगाना शुरू करता है। वो फेंस के बाहर आकर पेड़ लगाता है कि भले ही उन्हें उगाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बाद में जाकर ये काम आएंगे। अब हिकारू और ज्यादा पानी की जरूरत थी, क्योंकि उसने जो गड्ढा खोदा था उससे बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी वो एक साथ नहीं ले सकता। लेकिन थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद उसे एक नदी मिल जाती है, लेकिन वो उसकी जगह से बहुत ही ज्यादा दूर थी, इसलिए वो उस प्लान को ड्रॉप कर देता है और अपने फार्म पर फोकस करने का फैसला करता है। हिराकू ने अपने फार्म में लगभग हर एक वेजिटेबल को उगा लिया था, लेकिन वो ये बात जानता था कि वो बहुत ही जल्द सर्दी आने वाली है और या तो बर्फ भी गिरती है, तो ये उसके लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि उसके पास दूसरे कपड़े या फिर ओढ़ने की कोई चीज नहीं है। वैसे तो वो जंगली जानवरों की खाल को यूज करने की भी सोच रहा था, लेकिन वो बहुत ही जल्दी बदबू छोड़ने लगती है। अब तभी वहाँ पर एक जाइंट स्पाइडर डीमन आता है, लेकिन ये खतरनाक नहीं था, क्योंकि ये आते ही हिराकू को एक रुमाल बनाकर देता है। हिराकू ये देखकर कुछ बाद में ये दोनों डील कर लेते हैं। हिराकू उसे खाने को देता है, जिसके बदले वो स्पाइडर ज़ेप्टन हिराकू को हर चीज जो वो मांगता है वो बनाकर देता है। अब धीरे धीरे हिराकू अगर सच में एक घर लगने लगा था, क्योंकि उसके पास बेड, कंबल और हर वो चीज थी जो भी ठंड में उसके पास होनी चाहिए। वैसे अब सर्दियाँ आती है और सर्दियों में हिराकू बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि बाहर हमेशा बर्फ गिरती रहती है। वो घर में अकेला रहता है, इस वजह से वो अकेला फील करने लगा था। वो सोचता है कि शायद वो इसी तरह से मर जाएगा और उसे कोई नहीं मिलेगा। अब ये सोचते सोचते धीरे धीरे सर्दियाँ भी बीत जाती है। वो बाहर आता है और देखता है कि जो वो के चिल्ड्रंस है, यानी कि वो छोटे छोटे पपी अब वो बड़े हो चुके हैं। वैसे इन सभी के सर पर हॉर्न उग चुके हैं। वो चीज हिराकू को समझ में नहीं आती, मगर वो इग्नोर करता है, क्योंकि इस वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। अब वो सारे पपी यहाँ से जा रहे थे, हिराकू उन्हें जाने देता है, लेकिन कुछ दिनों बाद में वो अपने पार्टनर्स को लेकर वहाँ वापस लौटते। उनमें से एक तो अपने पार्टनर को किसी से लड़कर लेकर आया था। हिराकू ये देखकर हैरान था। तभी उसकी नजर ज़ेप्टन पर जाती है, जहाँ पर बहुत सारे बेबी स्पाइडर थे। हिराकू सोचता है कि अब यही उसकी फैमिली है और धीरे धीरे उसकी फैमिली बड़ी होती जा रही है, इसलिए उसे और मेहनत करनी होगी, जिससे वो सभी के लिए खाना उगा पाए। वैसे एक दिन अचानक से वहाँ ज़ेप्टन बेल रिंग करना शुरू कर देता है। इसका मतलब उसके एरिया में कोई और है। हिराकू तुरंत ही उस जगह पर भागता है और एक लड़की को देखता है, जो कि बिना प्लॉट आर्मर के एक पेड़ के पास बैठी हुई थी। एक छोटी बच्ची थी और अभी वो वुल्व्स उस पर भौंक रहे थे। तभी हिराकू वहाँ पहुँचता है और तुरंत ही अपने कपड़े उतार कर उसे कवर करने के लिए उसे देता है, पर इतनी में ही वो लड़की हिराकू की तरफ जंप करती है और उसकी गर्दन पर बाइट कर उसका ब्लड पीने लगती है, जिसके बाद वो उसे अच्छा सबक सिखाते। वैसे ब्लड पीने के तुरंत बाद वो बिग प्लॉट आर्मर वाली एक लड़की में बदल गई थी, लेकिन जब वो वुल्फ उस पर हमला करता है तो वो फिर से एक छोटी सी बच्ची बनकर वो नीचे डर कर बैठ जाती है। वो हिराकू से माफी मांगती है और कहती है कि उसने उसका ब्लड इसलिए पिया क्योंकि इससे उसकी एनर्जी रिकवर हुई थी। वैसे वो उसकी मैसिव कैनस को देखने के लिए हिराकू उसे अपना ब्लड ऑफर करता है, जो सुनकर वो लड़की हैरान थी, पर वो उसके ब्लड को पी लेती है। बाद में हिराकू से अपना फार्म दिखाता है, जो देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश थी। और आज हिराकू भी खुश था, क्योंकि उसे बहुत टाइम बाद कोई ऐसा पर्सन मिला जिससे वो अपनी लैंग्वेज में बात कर पा रहा है। अब रात हो चुकी थी। हिराकू से अपने घर पर लेकर आता है। हिराकू आज खुश था, क्योंकि आज उसे बहुत सारे सरप्राइज मिले हैं। वैसे अब हिराकू उस लड़की से यहीं पर रुकने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो फिर से अकेला हो जाए। लेकिन वो लड़की कहती है कि वो एक वैम्पायर है, उसका नाम लुलू है। लेकिन हिराकू उससे कहता है कि उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वैम्पायर है। अब वहाँ वो लुलू समझ रही थी कि वो शायद वो उसे प्रपोज कर रहा है, लेकिन हिराकू ऐसा नहीं कर रहा था। वो उसे यहाँ पर रुकने का कहना चाहता था, पर जब वो ये चीज समझ लेती है इसने गलत समझ लिया है, तो फिर वो इस चांस को नहीं जाने देता और उससे शादी की रिक्वेस्ट करता है, जिसे लुलू ने एक्सेप्ट कर लिया था। इस शादी में हिराकू सच में बहुत ज्यादा खुश था। अब उनके बीच में ना जाने क्या हुआ कि अगले दिन वो बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहे थे। वो ओवर पावर से अपने फार्म को बढ़ाना शुरू कर देते हैं और अब तो लुलू भी उसके साथ काम कर रही थी। वैसे अब तभी फिर से ज़ेप्टन वहाँ उस बेल को रिंग करता है और ये लोग जब बाहर आते हैं तो उस बार हिराकू को एक डबल मैसिव कैनन वाली एंजल गन मिलती है। इसके ऊपर भी उन वुल्व्स ने हमला कर दिया था। इसे देखने के बाद हिराकू सोच रहा था कि सच में कहानी तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। वैसे अब हिराकू उसे भी बचाता है और अपने घर पर लेकर आता है, जहाँ वो एंजल लुलू से बात कर रही थी। वो पता चलता है कि वो एंजल लुलू को जानती है। हालांकि वो दोनों ही डिप्रेस थे, क्योंकि उन दोनों को भी यहाँ एंट्री बिल्कुल सेम तरीके से हुई। वैसे वो मैसिव कैनन वाली लड़की यहाँ अपना नाम तिया बताती है और फिर वो लुलू से पूछती है कि ये लड़का कौन है, जिस पर लुलू ज्यादा शर्मा गई थी और शर्माते हुए बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है, जो सुनकर तिया हैरान थी। हालांकि तिया ये बताती को यहाँ इसलिए पकड़ने के लिए आई क्योंकि लुलू पहले ही बहुत सारे कासल डिस्ट्रॉय कर चुकी है और उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी बाउंटी है। लुलू बताती है कि वो भी इसलिए भागकर इस जंगल में आ चुकी है, जहाँ वो उन वुल्फ के हाथों बहुत बुरी तरह से पीटी और फिर बाद में हिराकू ने उसकी जान बचाई। हालांकि इसके बाद लुलू तिया को उनके यही रुकने का ऑफर देता है। वो पहले उसे अपना फार्म दिखाता है।
हिराको भी अभी एक्साइटेड था क्योंकि पहले उसे एक नहीं मिल रही थी और अब उसे दो मिल गई। मैं यहाँ पर लड़कियों की बात नहीं कर रहा। हिराको तिया को वो जो वेजिटेबल दिखाता है, जो वेजिटेबल देखकर तिया को उनका सेकंड यूज मिलता है। हालांकि हिराको वो उसे खाने के लिए भी देता है और जब तिया उसे खाती है तो इम्प्रेस हो जाती है। बाद में ये लोग उसे स्ट्रॉबेरी भी देते हैं जो कि उसने आज पहली बार खाई थी। वो इस तरह की वेजिटेबल देखकर पहले ही बहुत ही ज्यादा हैरान थी। तभी लुलु उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो यहीं पर रुक जाए क्योंकि पहले ही दिन वो हिराको का स्टैमिना देख चुकी है, इसलिए वो नहीं चाहती कि वो अकेले हिराको के साथ रहे, इससे उसे प्रॉब्लम होगी। अब इस बात पर तिया मान गई थी और इसके बाद वो तीनों मिलकर वेजिटेबल उगाना शुरू करते। हालांकि तिया को और ज्यादा वेजिटेबल खानी थी, इसलिए वो हिराको से कहती है कि हम फार्म को बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हिराको जानता था कि वो अकेला इतना सब नहीं कर पाएगा, इसलिए वो कहता है कि अभी हम ऐसा नहीं करेंगे। तभी वो नोटिस करता है कि उनकी फैमिली में अब और ज्यादा छोटे छोटे वो बेबीज ज्वाइन हो चुके हैं। हिराको सोचता है कि उसे एक और जगह बनानी होगी जो कि इससे भी ज्यादा बड़ी हो। हिराको ऐसा ही करता है, लेकिन बाद में वो ये चीज देखता है कि जो स्पाइडर बेबीज थे वो अपने वेब्स पैराशूट क्रिएट कर रहे हैं और उनके थ्रू वो उड़ते जा रहे हैं। असल में वो इस वर्ल्ड को देखना चाहते हैं। तभी तिया वहाँ पर आती है और हिराको से कहती है कि उसे भी जाना होगा, लेकिन वो बहुत जल्द लौट कर आएगी। अब वो यहाँ से चली गई थी और जब वो लौट कर आती है तो वो अपने साथ बहुत सारी हाई लेवल एल्फ्स को लेकर आई थी। ये सभी एल्फ गर्ल्स हिराको के साथ ही रहना चाहती है। हिराको सोचता है कि अब उसके पास बहुत सारी कैनस बॉल हो चुकी हैं, लेकिन वो तिया से पूछता है कि आखिर ये सभी एल्फ गर्ल ही क्यों, इनमें से कोई लड़का क्यों नहीं है, क्योंकि वो तिया के इरादे समझ रहा था। लेकिन तिया बताती है कि असल में एक वॉर के चलते एल्फ्स की पूरी आबादी खत्म हो चुकी है, सिर्फ ये गर्ल्स ही बची है और इनके पास भी एक मेल भी नहीं है, इसलिए फैसला करते हैं कि ये फिर उनसे अपनी आबादी रिपॉपुलेट करेंगे और इस चीज में उन्हें हिराको की मदद की जरूरत है। अब हिराको उन्हें अपने इस छोटे से घर में रख लेता है और घर सच में छोटा घर, इसलिए वो हिराको से परमिशन मांगते हैं कि क्या वो खुद की स्किल से एक दूसरा घर तैयार कर सकती है। हिराको उन्हें परमिशन दे देता है। बाद में वो घर बनाना शुरू करती है और जब वो पूरी तरह से घर बनाते हैं तो वो यहाँ हिराको की उस झोपड़ी से भी लाख गुना ज्यादा अच्छा था, जिस वजह से हिराको डिप्रेस हो चुका था। पर बाद में जब वो उनके घर के अंदर आकर उस जगह को देखता है तो वो बहुत इम्प्रेस होता है और सोचता है कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि वो अपनी उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर उन सभी गर्ल्स के साथ, मतलब इन सभी गर्ल्स को एक साथ वहाँ कैसे रख सकता है। वैसे उन एल्फ गर्ल के पास ज्यादा कुछ करने को नहीं था, इसलिए वो अपने स्किल का ही इस्तेमाल करने लगती है। वैसे तो उनके पास बहुत सा टैलेंट है, लेकिन अभी वो सिर्फ कुछ मेटल आइटम्स बना रही थी, जैसे कि बर्तन वगैरह। हिराको ये देखकर हैरान था कि उन्हें ये काम भी आता है। वो बताते हैं कि वो 200 साल से ये सब करती आ रही है, जो सुनकर हिराको हैरान था। पर वेल्स बताते हैं कि उनका मेन मकसद तो उनकी पॉपुलेशन को फिर से रिपॉपुलेट करने का है। अब हिराको इतना बड़ा बेवकूफ है कि उनका इशारा भी नहीं समझ पाता और उन्हें ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ से चला जाता है। वैसे जब वो बाहर फार्मिंग कर रहा था तो वो तब एक एल्फ उसके पास आती है और उससे कहती है कि क्या वो इन वीड्स का इस्तेमाल कर ब्रेड बना सकती है। हिराको ये सुनकर हैरान था, लेकिन वो हाँ कर देता है। बाद में वो एल्फ मिलकर ब्रेड तैयार करती है जो सभी लोग खाते और सभी सभी इससे बहुत इम्प्रेस होते। हिराको भी ये देखकर इम्प्रेस था कि इन लोगों को ब्रेड बनाना आता है, इसलिए अब वो फैसला करता है कि वो वीट के खेत और ज्यादा बढ़ाएगा। वैसे कमेंट कर जरूर बताना कि वीट को हिंदी में क्या कहते। और उसके बाद अगले दिन हिराको ये चीज सोच रहा था कि वो अपने फार्म को वैसे तो बहुत ज्यादा बढ़ाते जा रहा है, लेकिन ये जगह उसकी नहीं है और ना ही उसने किसी की परमिशन ली है, इसलिए अब वो लुलु के पास जाकर उससे पूछता है कि ये किसकी जगह है, जिस पर लुलु कहती है कि डीमंस लॉर्ड के अंडर आती है और यहाँ इतना खतरा है कि कोई यहाँ नहीं आएगा, और वैसे भी तुमने इस जगह को बनाने में इतनी मेहनत की है कि अब से ये जगह तुम्हारी है। और रात के टाइम हम देखते हैं कि वो गर्ल्स बैठकर बातें कर रही थी। वो आपस में ये बोल रही थी कि हिराको आखिर कौन है, क्योंकि हिराको ने इन्फेर्नोबल्स और डीमन स्पाइडर जैसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट को अपना पेट बना रखा है। इस पर लुलु भी हाँ कहती है। वो ये बहुत टाइम से नोटिस कर रही है कि हिराको को इस वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता। वैसे वह दूसरी तरफ हिराको इस वक्त ये सोच रहा था कि अभी तक उसने और ज्यादा पानी इकट्ठा करने का कोई सोर्स नहीं बनाया, इसलिए कल का टास्क उसका यही होगा। अगले दिन जब वो उठकर अपने टास्क में लगने वाला था तभी ज़ेप्टोन उसे क्वीन बी बताता। ये मधुमक्खी वहाँ इंजर्ड पड़ी हुई थी और उसके पास अपना खुद का छत्ता नहीं है, इसलिए अब हिराको उसकी मदद करता है और उसे एक छत्ता देता है जिससे कि बाद में उसे शहद भी मिल सके। अब इसके बाद वो सभी एल्फ गर्ल के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा लंबा रास्ता तैयार करता है जिससे कि उस नदी से यहाँ पानी आएगा। साथ ही इन लोगों ने यहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट कर लिया था जिसमें वो पानी स्टोर कर सकते। लकड़ी की तरफ पानी आ रहा था जिस वजह से बहुत सारी फिशेस भी वहाँ पर आ रही थी। हिराको सोचता है कि शायद इस जंगल के सिर्फ खरगोश ही जंगली होंगे, फिश तो मासूम होती है, पर ऐसा नहीं था। वो फिश बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इस वजह से हिराको उसे खत्म करता है और फिर बाद में उसे भी खाने लगता है, जो देख कर लुलु और तिया उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे क्योंकि इस फॉरेस्ट को फॉरेस्ट ऑफ डेथ कहा जाता है। यहाँ की किसी चीज पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, पर हिराको वो खाते जाता है और फिर उन्हें भी देता है। जब वो उसे
खाते तो उन्हें भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता। तभी वहाँ पर बाकी सारी एल्फ भी आ गई थी और वो भी वो चीज खाने को मांग रही थी। हिराकू उन्हें भी वो खाना देता और उन्हें सेटिस्फाई करता है। वैसे बाद में हिराकू चावल उगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके लिए उसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत थी और अब उनके पास पानी था, इसलिए वो एक बड़ा सा फार्म तैयार करता है जहाँ वो चावल उगा सके। इसमें एल्फ भी उसकी मदद करती है। हालांकि अब उन प्लांट्स को भी ग्रो करना था। सभी एल्फ्स पानी के अंदर उतरती है और यहाँ के सीनों को देखकर ये चीज पक्की हो चुकी थी कि इस सीरीज के अंदर अपन जैसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लाखों थंबनेल्स हैं। वैसे इसी तरह के थंबनेल को देखते हुए अब और कुछ टाइम बीत जाता है। हम देखते हैं कि वो सारी क्रॉप्स अब तैयार हो चुकी थी, उन्हें काट लिया जाए, इसलिए हिराकू बाकी सभी क्रॉप्स को काटने देता है। लेकिन जब वो लोग चावल की क्रॉप काटते हैं तो उसके बाद हिराकू उन्हें उसका तरीका बताता है। वो पहले तो एक औजार तैयार करता है जिसे चावल के दोनों ओर निकाले जाता है। बाद में चावल निकालने की पूरी प्रोसेस जब कंप्लीट होती है तो वो गर्ल्स सोचती है कि फाइनली सारा काम खत्म हुआ, लेकिन हिराकू बताता है कि अभी सारा काम खत्म नहीं हुआ। वो एक कुकर टाइप आइटम में उन्हें रखता है, पानी डालता है और लूलू के मैजिक से उसे गर्म करता है। इससे चावल तैयार हो चुके थे। हिराकू उनसे राइस बॉल बनाकर उन सभी को देता है। वो सभी उन राइस बॉल को खाते हैं और सोचते हैं कि इन चावलों के लिए उन्हें इतनी मेहनत की। हालांकि हिराकू जानता था कि वो झूठ कह रही है, क्योंकि जितनी भी राइस बॉल उसने बनाई थी वो सारी खत्म हो चुकी थी। वैसे अब चावलों की खेत को फिर से ठीक करते हुए वो सभी लोग मिट्टी में गंदे हो जाते, लेकिन बाकी सभी ने तो अपने मैजिक की मदद से खुद को साफ कर लिया था। बस हिराकू ही था जो कि कपड़े से मिट्टी पोंछने लगा था। हिराकू सोचता है कि उसे एक ऐसी जगह बनानी होगी जहाँ वो अच्छे से चैन से नहा सके, इसलिए वो उनका ब्लूप्रिंट तैयार करता है और सभी एल्फ को दिखाता है। लेकिन वो सभी कहने लगते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, हम सीधा जाकर नदी में भी तो नहा सकते हैं। लेकिन हिराकू उन्हें समझाता है कि ठंड में वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर ठंड में वो नदी में जाकर नहाएंगे तो जम जाएंगे, और इसका असली कारण तो ये है कि हिराकू उन्हें बिना प्लॉट आर्मर के नहीं देखना चाहता। वैसे आज हम रिवील कर ही देते हैं, प्लॉट आर्मर असल में वो चीज होती है जो हमें प्लॉट जैसी लाइफ सेविंग चीजों को देखने से रोकती है। वैसे अब उन्होंने मिलकर काम कर एक बाथटब तैयार कर लिया था, लेकिन हिराकू के मन में भी एक सवाल था कि जब वो पानी को इकट्ठा करेगा और जब वो पानी गंदा हो जाएगा फिर वो उस चीज का क्या करेगा। जिस पर तिया कहते हैं कि हम स्लाइम्स की मदद ले सकते हैं, लेकिन हिराकू को लगता है कि स्लाइम्स खतरनाक होते हैं। पर तिया को ये चीज समझ में नहीं आती कि वो ऐसा क्यों सोचता है। तिया तुरंत ही कुछ छोटे छोटे क्यूट स्लाइम्स लेकर आती है। वो उन्हें डर्टी वाटर के अंदर डालती है तो वो स्लाइम्स उस डर्टी वाटर को एब्जॉर्ब करते जा रहे थे। हिराकू इस चीज से खुश। वैसे अब वो आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां लेने जा रहे थे, तभी वो वहाँ उन लकड़ियों पर कुछ मशरूम्स को उगा देखता है। वो सोचता है कि ये जहरीले हो सकते हैं, लेकिन उसे याद आता है कि सभी गर्ल्स तो इन्हें खा रही थी, इसलिए वो फैसला करता है कि वो अलग से लकड़ियां लगाएगा जिससे कि वो मशरूम्स की फार्मिंग कर पाए। वैसे कुछ टाइम की मेहनत के बाद वो नहाने की जगह को पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, लेकिन सभी गर्ल्स को पता नहीं था कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसलिए हिराकू अपने कपड़े उतारता है, अंदर जाता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पर कैसे नहाया जाता है, जो देखकर वो गर्ल्स खुश थी और वो तुरंत ही अपने प्लॉट आर्मर को हटाते हुए वहाँ जमकर नहाने लगती है। इस वजह से हिराकू को अपने दोनों हाथ से किसी चीज को छुपाना पड़ रहा था। वैसे अब कुछ दिनों बाद कुछ वो इस जंगल में जाते और वहाँ से और एल्फ गर्ल्स को लेकर आते। हिराकू उनसे मिलकर थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि उसे लगा था कि सिर्फ इतनी एल्फ बची हुई है। हालांकि वो एल्फ भी यहाँ पर रुकने का डिमांड करती है, जिस पर हिराकू हाँ कर देता है, क्योंकि मोर गर्ल्स मोर प्लॉट डेवलपमेंट। वैसे वहाँ कोरू मतलब कि वहाँ वुल्फ अभी हिराकू को देखते हुए अपनी पूरी स्टोरी को याद कर रहा था। हमें भी उसकी स्टोरी बताई जाती है। कोरू असल में वो इन्फेर्नो वुल्फ है जो इतना ताकतवर था कि वो अपनी जिंदगी में एक भी फाइट नहीं हारा था, लेकिन फिर भी उसकी मुलाकात एक दिन यूकी से हुई। यूकी मतलब उसकी वो वाइफ वुल्फ जिससे वो पहली बार हारा। बाद में हम देखते हैं कि यूकी का पेट बड़ा हो चुका है, मतलब कुछ हुआ है, और इस बात से कोरू फैसला करता है कि वो यूकी को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन उसी दौरान उसकी मुलाकात एक बहुत पावरफुल बीस्ट से होती है जो कि उन्हें हरा देता है। हालांकि उन्हें खत्म नहीं करता, पर लगभग वो खत्म ही थे क्योंकि वो बच नहीं सकते। पर तभी उन्हें हिराकू मिलता है। हिराकू तो बिल्कुल नॉर्मल लड़का था, लेकिन उसके हाथ में जो वेपन था उसके अंदर से कोरू का एक बहुत पावरफुल एनर्जी महसूस हो रहा था, इसलिए वो हिराकू के साथ जाते। हिराकू ने खाना देता है, जिसके बाद उन्होंने हिराकू के साथ रुकने का फैसला किया था। कोरू अभी सारी चीजें याद करते हुए सोचता है कि उनके मास्टर को अभी तक ये नहीं पता कि वो असल में इन्फेर्नो वुल्फ है, लेकिन फिर वो ये फैसला करता है कि उन्हें इनका पता नहीं चले तो ही ठीक है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि इन लोगों ने फिर से अपने घरों को रेनोवेट कर और ज्यादा बड़ा बना लिया था, क्योंकि हिराकू इतनी सारी गर्ल्स को सिर्फ इतने से बेड पर मतलब इतनी सी जगह में नहीं रख सकता। वैसे हिराकू को अपनी मेहनत याद थी कि उसने इस घर को बनाने में कितनी मेहनत की है, लेकिन वो अभी तक अंदर की जगह के बारे में ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि वो अंदर की जगह उन स्लेव्स ने बनाई थी। अंदर आने के बाद जब वो उस जगह को देखता है तो वो इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि ये घर सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। यहाँ पर हर एक चीज के लिए अलग स्पेस थी, यहाँ तक कि उनके
पास एक बहुत बड़ा बंकर भी था जहाँ पर वो सर्दियों के लिए बहुत सारा खाना इकट्ठा कर सकते। इसके साथ साथ सभी गर्ल्स भी बहुत खुश थी क्योंकि सभी को अपना अपना रूम मिल गया था। हिराको को भी वही कोने में एक रूम दिखता जिसके बाहर एक बड़ा सा लॉक था जिसे वो ओपन करने की कोशिश करता। वैसे बाद में वो अपने उस पूरे बड़े से घर को सामने द वुल्फ स्टैचू भी लगाते जिससे कि उनका घर और ज्यादा अच्छा दिखे। वैसे बाद में वो कुछ नया करना चाहता था, वैसे नए से मतलब था वो कुछ नया खाना चाहता था, तो वो डिसाइड करता है कि वो आज करी बनाएगा। सभी गर्ल्स को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो जानती थी कि हिराको चावल की तरह इसमें भी कुछ उनसे बहुत काम करवाने वाला है। लेकिन हिराको को इनकार करना मतलब इतने बड़े घर को छोड़कर जाने जैसा है, इसलिए वो मान जाती है। बाद में वो लोग वेजिटेबल्स ग्रो करना शुरू करते हैं क्योंकि इसके लिए हिराको को धनिया, अदरक और बाकी मसाले भी चाहिए थे। वैसे इस चीज में वो स्लेव्स एल्फ भी हिराको की मदद कर रही थी जिस वजह से सभी की बॉन्डिंग और ज्यादा बढ़ रही थी। वैसे तो वो एल्फ पूरी कोशिश करते हैं कि वो हिराको को बार बार हिंट दे सके, लेकिन हिराको ये बेवकूफ है जो कि हिंट को नहीं पहचानता। अब लगभग सब कुछ तैयार था, बस नान बनाना जरूरी था, इसलिए वो लोग उस काम को भी जल्दी जल्दी निपटाते और बाद में उस नई डिश को पहली बार ट्राई करते। हिराको को इसके लिए बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज मिले थे क्योंकि इस चीज को बनाने में बहुत टाइम लगा था, लेकिन हिराको जानता था कि उन्हें चीज पसंद आएगी क्योंकि इसे खाने के बाद वो सभी प्रेग्नेंट वुमेन्स को लग रही थी। वैसे अब लगभग सर्दी आ गई थी जिसके लिए उन्होंने सब कुछ तैयारी कर ली थी, मतलब सारा खाना जमा करके रखा था। लेकिन फिर भी हिराको को एक और आइडिया आता है। वो सोचता है कि वो जो वेजिटेबल्स है वो सर्दियों भर तक तो ठीक नहीं रह सकती, इसलिए वो एक फ्रीजर तैयार करता है। वो बाहर लकड़ियों के बॉक्स क्रिएट करता है जिसमें वो सब्जियां रखेगा और उसके ऊपर एक कपड़ा ढक देगा जिससे बर्फ जब उनके ऊपर गिरेगी तो वो सब्जियां खराब नहीं होगी। मतलब उसने इस वर्ल्ड में भी रेफ्रिजरेटर बना लिया था। साथ ही वो देखता है कि ज़ेबटून मतलब कि वो स्पाइडर अब हाइबरनेट के लिए जाने वाला है, मतलब वो सर्दियों में सोएगा, इसलिए हिराको उसे खाना देता है और उससे बहुत सारे ब्लैंकेट्स वगैरह ले लेता है। वैसे अब सब तैयारी हो चुकी थी लेकिन फिर भी हिराको सोच रहा था कि काश उसे मैजिक यूज करना आता। रात के टाइम लुलू उसे मैजिक यूज करने के बारे में बता रही थी। साथ ही वो बताते कि वो अपनी पावर से बहुत सारे ग्लूम्स भी समन कर सकती है। ग्लूम से काम आसान हो जाता है, इसलिए हिराको सोच रहा था कि लुलू सच में बहुत अमेजिंग है। तभी लुलू हिराको से कहती है कि उसके प्लॉट्स तिया से ज्यादा बड़े हैं, जो सुनकर हिराको कहते हैं कि देखो तुम सभी में अलग अलग खासियत है और तुम एक दूसरे से बेहतर हो, इसलिए तुम किसी भी चीज को लेकर कंपटीशन नहीं करो। लेकिन इस पर लुलू कहती है कि नहीं, सबसे अमेजिंग यहाँ पर हिराको है क्योंकि उसी की मेहनत की वजह से वो लोग इतनी फ्रीली यहाँ पर रह पा रहे हैं। वैसे इसके बाद अब सर्दियाँ आ चुकी थी और ये लोग अब घर में बंद हो चुके हैं। हिराको को एंजॉयमेंट के लिए कुछ चाहिए था, नहीं वो नहीं बल्कि वो लड़कियों की मदद से कुछ खिलौने की आइटम्स बनाता है। वो अलग अलग गेम्स क्रिएट कर रहा था और सभी को सिखा रहा था। अब यहाँ पर हम पहले लुलू और तिया को एक गेम खेलता देखते। यहाँ लुलू हार रही थी इसलिए वो चीटिंग करने लगती है, लेकिन तिया उससे कहती है कि वो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रही है। अब हिराको बाकियों को देखता है, वो सभी गेम्स एंजॉय कर रहे थे। तभी उसकी नजर द वुल्फ्स पर जो देखकर हिराको हैरान था। वैसे उसे ये चीज क्यूट लगती है लेकिन उनके अंदर का इंटेंस ऑरा यानी कि सीरियसनेस भी महसूस कर पा रहा था। वैसे अब तभी लुलू वहाँ पर आती है और हिराको को अपने साथ गेम्स के लिए ले जाती है। नहीं वो वाले गेम्स की बात नहीं कर रही, कि वो वाले गेम्स की बात कर रही है जो करंटली ये लोग खेल रहे थे और वो सोचते कि अब हिराको ने ही इन गेम्स को बनाया है तो इन्हें आराम से जीत ही जाएगा। लेकिन बाकी सभी गर्ल्स मिलकर हिराको और लुलू को दोनों को ही हरा देती है जिस वजह से वो दोनों ही डिप्रेस में चले जाते। वैसे बाद में वो चेक करते हैं कि उन्होंने जो रेफ्रिजरेटर क्रिएट किया है बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब इसी तरह से सर्दियां लगभग बीत गई थी पर वो लोग भी उन गेम्स को खेल कर बोर हो चुके थे, इसलिए हिराको कुछ एक्टिव गेम्स क्रिएट करता है जिन्हें खेलते हुए वो अपनी सर्दियां काटते हैं। हालांकि जब सर्दियों का आखिरी दिन था तभी वहाँ ज़ेबटून बेल रिंग करता है, इसका मतलब यहाँ कोई और आ रहा है। जब भी वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा ड्रैगन इन्हीं की तरफ आ रहा है, लेकिन तिया बताती है कि कोई ड्रैगन नहीं है, वो एक वाइबर्न है। अब वाइबर्न मतलब क्या होता है इस चीज के बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका स्क्रीन टाइम वो बस सीन से भी कम है। वैसे अभी तो इसे आधे देख ये थोड़े से घबरा गए थे इसलिए आगे बढ़ते। तभी वो वाइबर्न यहाँ उस जायंट ट्री पर हमला करता है, लेकिन ये लोग मैजिक की मदद से उस ट्री को बचा लेते। बाद में सभी वो फिर से उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी का मैजिक इतना पावरफुल नहीं था कि वो वाइबर्न को रोक पाए। पर तभी हिराको अपने हाथ को नीचे करता है और एक स्पीयर समन करता है और फिर उसे जैसे ही वो उसे उस वाइबर्न की तरफ फेंकता है तो एक ही अटैक में वो वाइबर्न मारा जाता है और वो वहाँ जंगल में गिरता है। जब ये लोग वहाँ पहुँचते तो हिराको कह रहा था क्या इसे किसी ने हम पर हमला करने के लिए भेजा था, लेकिन बाकी गर्ल्स कहते हैं कि नहीं, ये बीस्ट बहुत भड़कीले होते, शायद ये खुद ही यहाँ पर उन पर हमला करने के लिए आया होगा। वैसे अब जब उन्होंने इतना बड़ा बीस्ट खत्म किया तो उसके बाद वो क्या ही करेंगे, सिंपल सी बात है वो उसे पका कर खाएंगे। और यहाँ पर वो गर्ल्स हिराको को बता रही थी कि इस बीस्ट को खाना यहाँ पर बहुत ही
ज्यादा बड़ी बात माना जाता है, क्योंकि बीस्ट किसी से नहीं हारता। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इस चीज का पता हमें तब चलता है जब अगली सीन में हम डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर आते। वहाँ पर हम कुछ हाई पोजीशन के लोगों को देखते जो बैठकर बातें कर रहे थे, क्योंकि उन्हें न्यूज मिली थी कि एक Y1 जब जंगल में गया था तो मारा गया। लेकिन ये बहुत बड़ी शॉकिंग बात थी, क्योंकि इनकी पूरी डीमन आर्मी लग जाती है सिर्फ एक Y1 को खत्म करने के लिए। लेकिन उस फाइट में भी वो Y1 एक ही अटैक में मारा जा चुका था। ये लोग ये सोचकर परेशान थे कि आखिर वहाँ पर ऐसा कौन सी पावर जिसने उसे खत्म किया। तभी दूसरी तरफ हम वही शायद उन्हीं के एक आदमी को देखते, इनका नाम गोशी है, और ये सोच रहा था कि अगर किंग ऑफ ड्रैगन को वहाँ भेजा जाए तो शायद वो भी मारा जाएगा, क्योंकि गुची ने पर्सनली हिराकू का वो अटैक अपनी आंखों से देखा था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि हिराकू जो अपने फॉर्म में वेजिटेबल्स को देख रहा था, तो वो सोच रहा था कि उसने खाने की बहुत सी चीजें तैयार कर ली है और सारा खाना टेस्टी भी है, लेकिन अभी तक वो किसी चीज को मिस कर रहा है। तभी उसे याद आता है कि वो वाइन, वैसे वो जो वाइन बनाएगा उसे हम जूस कहेंगे, क्योंकि ये एक फैमिली फ्रेंडली चैनल है। अब यहाँ पर उसने सभी गर्ल्स को इकट्ठा कर लिया था। वो उनसे कहता है कि वो एक नई चीज बना रहे हैं। इसके बाद उन्हें ग्रेप्स के पेड़ के पास लेकर आता है। वो लकड़ी के एक बॉक्स क्रिएट करते। ये बॉक्स बहुत बड़ा था जहाँ वो सारे अंगूर उसमें डाल देते और उसके बाद उनके अंदर से उन्हें जूस निकालता है। अब इनके पास कोई मशीनरी तो है नहीं, इसलिए वो गर्ल्स उसमें जंप कर देती है और अब आप साफ साफ स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि हेवन कैसा होता है। वैसे अभी इस चीज में बहुत मेहनत लगने वाली है, लेकिन एक गर्ल कहती है कि हमें गाना गाते हुए काम करना चाहिए। वैसे अब गाना खत्म होता है और उनका काम भी खत्म होता है। उन्होंने बहुत बड़े बैरल्स भरकर जूस तैयार कर लिया था। दूसरी तरफ हम वहाँ गॉड को देखते हैं, जो कि इस वक्त गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर के साथ थे। वैसे भी गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने हिराकू को एक ऐसी जगह में भेज दिया जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। साथ ही उन्होंने हिराकू को माइटी टूल देकर ये बताया कि वो एक फार्मिंग टूल है, जबकि वो असल में एक लेजेंडरी वेपन है और उसको यूज करने में हिराकू 1 घंटे में ही मारा जाता है, किसी भी नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ फोर्स से कम करता है। लेकिन असल में इन्होंने हिराकू को इतनी ज्यादा अच्छी बॉडी दी कि उसका जो लाइफ फोर्स है वो अपने आप ही रिफिल होते जाता है। इसी वजह से वो अभी तक मरा नहीं। अभी भी ये गॉड लोग थोड़े से गुस्सा थे, क्योंकि हिराकू ने एक स्टैचू बहुत ओल्ड बनाया है। वैसे अब यहाँ हिराकू जब अपने धंधे में लगा हुआ था, तभी अचानक से उसे बेल रिंग की आवाज आती है। इससे उसे वही सेम फीलिंग आती है और वो सोचता है कि शायद उसके पास अब और कैनन्स आने वाली है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर सच में एक लड़की तो थी, पर इसके पास कैनन्स नहीं थे। हमें पता चलता है कि असल में लुलू की छोटी बहन है और यहाँ इसलिए आई है क्योंकि इसने तब लुलू को एक डरावनी एंजल से डर कर भागते हुए देखा था। अब तभी तिया वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि अभी अभी तुमने क्या कहा। वैसे अब इसके बाद लुलू की बहन को पता चलता है कि असल में हिराकू ही लुलू का हस्बैंड है और हिराकू ने उन इन्फेर्नो वर्ल्ड्स और उस डीमन स्पाइडर को अपना पेट बना रखा है। जो सुनने और समझने के बाद लुलू की बहन बहुत ही ज्यादा हैरान थी। हालांकि हिराकू भी थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये इन्फेर्नो वुल्फ होता क्या है। लेकिन फिर वो खुद अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो इस तरह से बताता है कि हिराकू प्राउड करे कि उसके पास दुनिया का सबसे अच्छा पेट है। वैसे इसके बाद अब हिराकू लुलू की बहन को बहुत सी चीजें खाने को देता है। वैसे उस लड़की का नाम फ्लोरा है। फ्लोरा उन चीजों को खाकर हैरान थी, क्योंकि आज तक उसने ऐसी चीजें नहीं खाई थी। खासकर उसे वो व्हाइट थिक सॉफ्ट चीज ज्यादा पसंद आई थी। हिराकू बताता है कि ये टोफू है, लेकिन फ्लोरा इसके बारे में नहीं जानती थी। हिराकू बताता है कि दुनिया में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जिससे कि एक ही टाइम को अलग अलग तरह से पेश किया जा सकता है। इसी तरह से उसने इस टोफू को बनाया। अब फ्लोरा इंटरेस्टेड थी और सारी चीजें जानने के लिए, इसलिए वो ये रुकना चाहती थी। वैसे अभी उसे जाना होगा, क्योंकि उसे कुछ और लोगों को लाना है। वो जाती है और एक बहुत बड़ी मेड आर्मी वहाँ पर लेकर आती है। हिराकू इतनी सारी मेड्स को देखकर हैरान था। वो मेड्स अभी हिराकू से कह रही थी कि हिराकू जैसा चाहे उन्हें यूज कर सकता है। पर वहाँ दूसरी तरफ तिया इस बात से उदास हो चुकी थी, क्योंकि वो याद करती है कि सभी लोग यहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई यहाँ पर नहीं आया, इसलिए वो उड़कर चली जाती है। वैसे वो उन एल्फ्स को लेकर आई थी, लेकिन वो उसकी रेस यानी कि उसकी प्रजाति की नहीं है, इसलिए अब वो जाती है और 3 और एंजल्स को लेकर आती है। साथ ही वो कुछ लिजर्ड मैन्स को भी लेकर आई थी। साथ ही वो लिजर्ड मैन्स कहीं से मुर्गियों को भी पकड़ कर लेकर आए थे। हिराकू सोच रहा था कि अब सच में यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन वो इस चीज को लेकर खुश था। अभी वो लिजर्ड मैन 10th में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, इसलिए वो सारा लेबर यानी यहाँ उठा रखने का काम वही करते हैं। साथ ही उनके लीडर के हाथ पर एक स्कॉर्पियो भी था, जिससे पता चल सके कि उसका लीडर कौन है। दूसरी तरफ वहाँ मेड परेशान थी, क्योंकि उनके पास कुछ करने को नहीं था। हिराकू देखता है कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता, इसलिए अब हिराकू उनकी मदद करता है। हमें बाद में पता चलता है कि ये जो मेड्स हैं ये असल में क्लैन को बिलोंग करती है, इसी वजह से उनके सर पर भी एक हॉर्न है। बाद में हिराकू खड़े होकर सोच रहा था कि उसका लैंड बहुत ही ज्यादा ग्रो कर चुका है और वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। और अब पॉपुलेशन के बारे में जैसे ही उसने सोचा, तभी पॉपुलेशन की भूखी एक
एक एल्फ वहाँ पर आती है। कमाल की बात तो ये है कि वो एल्फ जंगल से बहुत सारी एल्फ्स को लेकर आई थी और ये सच में गिनती में बहुत सारी थी। हालांकि हिराको का सवाल अभी तक बदला नहीं था। वही पिछली बार वाला सवाल वो फिर से पूछता है कि आखिर इन लोगों के साथ कोई भी आदमी क्यों नहीं है, जिस पर वो एल्फ कहती है कि इनके साथ आदमी थे लेकिन वो जंगल में ही मारे गए। अब समझ में नहीं आ रहा था कि आदमियों को कोई क्यों मार रहा है और ये बचकर कैसे आ सकती है और खासकर ये इस तरह के जंगल में ही क्यों आ रही है। वैसे तभी वो एल्फ कहती है कि हिराको को इस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि वो उनके मेंस की पॉपुलेशन कैसे बढ़ाएगी। हालांकि हिराको इस पर उन्हें ऑल द बेस्ट कहता है, पर मन ही मन में सोच रहा था कि उसे ये क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए था। वैसे अब हिराको उन सभी को एक जगह पर इनवाइट करता है और सभी से कहता है कि हमारा विलेज बहुत ही ज्यादा होता जा रहा है, इसलिए हमें इसके लिए एक नाम चाहिए। वो लोग आइडिया देते हैं कि हमें इसका नाम किसी जंगल पर रखना चाहिए, लेकिन जंगल का नाम फॉरेस्ट ऑफ डेथ है जो कि सुनने में बहुत डरावना है और भूतिया गाँव लगेगा। इसी वजह से ये लोग वो नाम नहीं रखते, पर फिर बाद में जब ये बाहर निकलते हैं तो इन्हें वो जायंट ट्री दिखता है, इसलिए हिराको उस विलेज का नाम द ग्रेट ट्री विलेज रखता है। वैसे इस नाम की खुशी में वो लोग रात को पार्टी करते हैं। जब हिराको अकेले बैठा हुआ था तभी तिया उसे अपने पास बुलाती है और पूछती है कि तुम अकेले क्यों बैठे हो। हिराको कहता है कि वो समझ नहीं पा रहा क्योंकि उसे ये सब सिर्फ एक सपना लग रहा है, पर तिया कहती है कि ये सपना नहीं है, अब हम पूरी जिंदगी इसी तरह से रहेंगे। वैसे अब कुछ दिन बीत जाते हैं और गर्मी आ जाती है। सभी लोग हंसी खुशी रह रहे थे और वहाँ की पॉपुलेशन भी शायद और बढ़ गई थी, पर अब अचानक से वहीं पर बेजल आता है। बेजल असल में डीमन लॉर्ड की तरफ से आया था। वो 3 एंजल्स जिन्हें टिया लेकर आई थी वो उसे बाहर से यहाँ अंदर लेकर आती है। बेजल हिराको से मिलता है। हिराको अभी घबरा रहा था, उसे लग रहा था कि शायद डीमन लॉर्ड उसे इस जगह से निकाल देगा क्योंकि ये जगह डीमन लॉर्ड की है, लेकिन नीलो हिराको को मोटिवेशन देती है और कहती है कि वो खुद से इस चीज को डील करे। अब हिराको बात करता है। यहाँ पर वो समझा रहा था कि शायद वो टैक्सेस मांगे, इसलिए हिराको पहले ही कह देता है कि वो 10% टैक्स देने को तैयार है। जो सुनकर बेजल हैरान था, वो तुरंत ही इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और हिराको को लग रहा था कि शायद 10% कम है, इसलिए वो उसे गिफ्ट देकर वहाँ से भेज देता। अभी हिराको लुलू और तिया से कह रहा था कि कहीं उसने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि नहीं, उसने सब कुछ सही संभाला। तिया बताती है कि वैसे नॉर्मली हर गाँव 50 से 60% टैक्स देता है, लेकिन हमने सिर्फ 10% का कहा और वो मान गए। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। साथ ही नीनू कहती है कि वो साल भर में एक बार टैक्स लेने के लिए आएंगे, तो हम तो झूठ भी कह सकते हैं कि हमने कितनी क्रॉप उगाई और वैसे ही टैक्स सिर्फ क्रॉप पर लगेगा। वैसे वहाँ पर बेजल और बाकी वो आदमी जो कि डीमन लॉर्ड की आर्मी से बिलोंग करते हैं, वो सभी लोग हैरान थे ये देख कर कि द ट्री विलेज ने इतनी आसानी से उन्हें 10% टैक्स देने का वादा कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो लोग साफ मना कर देंगे और वो इतने ज्यादा ताकतवर है कि ये लोग उनसे लड़ भी नहीं पाएंगे। हालांकि तभी वही बैठा एक आदमी कहता है कि जरूर इसके पीछे कोई मोटिव होगा, पर बेजल कहता है कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हिराको के साथ माइटी एंजल, प्रिंसेस वेम्पायर और साथ ही 3 किलर एंजल्स भी हैं और अभी उन्हें बाकियों के बारे में भी नहीं पता। वैसे अब तभी वो हिराको का गिफ्ट ओपन करता है जिसके अंदर एप्पल्स रखे हुए थे। उन्होंने वैसे तो एप्पल कभी नहीं खाए, पर जब वहाँ बैठा एक लड़का एप्पल खाता है तो उनकी तारीफ करने लगता है और उसी समय बेजल नोटिस करता है जिस कपड़े में हिराको ने वो बॉक्स बांध कर उन्हें दिया था वो असल में डीमन स्पाइडर का कपड़ा है। डीमन स्पाइडर वही है जिसने कुछ टाइम पहले डीमन लॉर्ड की कुर्सी को हिलाकर रख दिया था, मतलब उसका सुख चैन छीन लिया था। वैसे इस तरफ एक दिन हिराको से मिलने के लिए एक बहुत पावरफुल ड्रैगन आता। ये ड्रैगन असल में किंग ऑफ ड्रैगन है और ये हिराको से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। हिराको पहले को लगा कि ये उन पर हमला करने आया है, लेकिन बाद में एक और आदमी वहाँ आता है जो कि हिराको को बताता है कि किंग ऑफ ड्रैगन उनसे मिलने के लिए आया है। हिराको उन्हें इनवाइट करता है, जिसके बाद किंग ऑफ ड्रैगन अपने नॉर्मल ह्यूमन रूप में आ गया था। वैसे ये यहाँ हिराको के लिए एक स्वॉर्ड भी गिफ्ट के तौर पर लाए थे जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है। अब इसके बाद अंदर आने पर हिराको उन्हें खाना देता है, साथ ही वो जूस भी देता है। जूस पीने के बाद किंग ऑफ ड्रैगन बहुत हैरान था क्योंकि उसे ये जूस बहुत पसंद आया था। वो इसकी और ज्यादा डिमांड करता है, लेकिन अब रात हो चुकी थी, इसलिए वो आदमी उससे कहता है कि हमें चलना चाहिए, हम इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। रात को हिराको को कुछ और भी काम होगा। अब इस बात पर किंग ऑफ ड्रैगन बात मान लेते हैं और उसके साथ चला जाता है। वैसे उस किंग ऑफ ड्रैगन का नाम ड्राइम है। वैसे इनके यहाँ आने पर एक कारण था कि हिराको का जो विलेज है वहाँ उस जंगल को पार कर दूसरी तरफ की किंग ऑफ ड्रैगन मतलब कि ड्राइम का एक लैंड है, इसलिए चाहते हैं कि इनके बीच में दोस्ती बनी रहे, इसलिए वो दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए थे जो कि हिराको ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। वैसे हिराको सोचते हैं कि अगर इस तरह से और भी विजिटर्स आते हैं तो उन्हें और जगह की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ विजिटर्स रात को रुक भी सकते हैं, इसलिए वो गेस्ट हाउस तैयार करता है।
बाद में जब उनके वहाँ पर गेस्ट आते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी कि लिजर्ड मैन और वो 3 किलर एंजल्स उनकी तरफ भागती है। अब इतना देखकर तो वो कोई भी विजिटर डर ही जाएगा, इसलिए हिराकू फैसला करता है कि वो बेल को चेंज करेगा। उसने जैक्टोन को 2 बेल दे दी थी और कहा था कि अगर कोई खतरा ना हो तो तुम दूसरी बेल दबाना, जिस पर जैक्टोन हाँ करता है। और बाद में हिराकू लुलू और तिया से कहता है कि अगर कोई विजिटर आता है तो वो तीनों उनका वेलकम करेंगे। हालांकि इन मेट्स को ये चीज पसंद नहीं आती। उनकी लीडर कहती है कि ऐसे में आपको खतरा हो सकता है, इसलिए आपको और भी लोगों को ले जाना चाहिए। इसलिए हिराकू कुछ हाई लेवल मेट्स और साथ ही कुछ लिजर्ड बैंड को साथ ले जाने के लिए हाँ कर देता है। वैसे जो विजिटर्स यहाँ रात को रुकेंगे उनसे इन्हें थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि जो यहाँ पर आने वाला है उसका इंटेंशन क्या है। इसलिए हिराकू फ्लोरा के पास जाता है। फ्लोरा के पास एबिलिटी है कि वो कई दिनों तक बिना सोए जाग सकती है। अगर उसके पास प्लॉट होता तो ये एबिलिटी उसके बहुत काम की होती। हालांकि जैसे वो फ्लोरा ये बात करता है तो फ्लोरा तुरंत इस चीज के लिए हाँ कर देती है। वैसे अब कुछ दिनों बाद उनके वहाँ पर बहुत सारे विजिटर्स आते हैं। ये असल में किसी दूसरे गाँव से आए थे और ये इनके साथ ट्रेडिंग रिलेशन बनाने के लिए आए थे। अब इनका वेलकम किया जाता है और ये बहुत सारे थे। इन्हें खाने के लिए एक चीज भी चाहिए थी और रात के टाइम में इन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया था। हिराकू बाकी से पूछता है कि वो इनके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, जिस पर वेल्स बताते हैं कि ये कुछ भी गिफ्ट्स लेकर नहीं आए, उन्हें गिफ्ट चाहिए थे। वो मेट्स की लीडर कहती है कि उसे और ज्यादा बड़ी सोर्ड चाहिए, इस वजह से वो इसे गुस्सा है और उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। बाद में जब उनके लिए खाने का इंतजाम होता है तो उन्हें खाने भी कम दिया जाता है और साथ ही उन्हें वो जूस भी नहीं दिया जाता। लेकिन हिराकू ने फोर्स करवाता है और टेबल पर जूस रखता है और वो जो विलेजर्स थे वो बहुत ही खुश थे। वैसे इस पार्टी के दौरान डील वगैरह की बात होती है और साथ ही तभी तिया उस लड़के के पास जाती जो भी उन विलेजर्स का लीडर बनकर आया है। उसके साथ बैठती और पूछती कि आखिर वो उन पर नजर रखे क्यों है, जिस पर वो लड़का कहता है कि हाँ वो डर रहे थे और उन्होंने सोचा वो 1-2 लोगों को दूर हटा देंगे, जिससे कि अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लोग भागकर गांव में जाकर ये चीज बता सकें कि ये जगह खतरनाक है। वैसे हिराकू तिया की इन्फॉर्मेशन निकलवाने वाली इस टेक्निक को देखकर बहुत इम्प्रेस था। वैसे ये लोग बताते हैं कि ये इनके लिए कुछ चीजें भी लेकर आए हैं। आज के लिए वो कुछ जगह चम्मच वगैरह लेकर आए थे जो कि आयरन या स्टील ओवर से बनी हुई थी, जो देखकर हिराकू इम्प्रेस होता है और कहता है कि हाँ ये काम की चीज है। वैसे वो लोग हिराकू से ये डिमांड करते हैं कि अगली बार से हिराकू उनके विलेज आए, क्योंकि उनका ये विलेज और हिराकू का विलेज बहुत ही ज्यादा दूर है। इस वजह से उन्हें ट्रेवल करने में परेशानी होती है। हिराकू को भी परेशानी तो होती है, पर ये उसे ज्यादा याद आता है कि उसके पास कोरू और बाकी सभी वेल्स हैं जो कि उसकी मदद करेंगे, इसलिए वो हाँ कर देते हैं। अब ट्रेडिंग रिलेशन बनने के बाद वो सारे विलेजर्स वहाँ से जाने लगे थे, लेकिन वो लास्ट में जाने से पहले वो आदमी हिराकू से माफी मांगता है और कहता है कि माफ करना, हम तुम्हारी लिए गिफ्ट लेकर नहीं आए। वो बताता है कि उनका गाँव बहुत ही ज्यादा गरीब है, इसलिए वो किसी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। वो प्रॉमिस करते हैं कि अगली बार वो कुछ न कुछ लेकर आएंगे, लेकिन हिराकू कोई बड़े गिफ्ट की उम्मीद नहीं रखे। हिराकू कहता है कि साइज मैटर नहीं करता, तो सामने वाले का दिल मैटर करता है। अब इस दिल को तसल्ली देने वाली लाइन को सुनने के बाद वो लोग वहाँ से चले गए थे। वैसे फाइनली वो दिन आता है जब ये लोग अपना सामान लेकर उधर जाते हैं। जब तिया गई थी उन सारे लिजर्ड बैंड्स को लेकर, वैसे दूसरी तरफ इनका रिलेशन वहाँ ड्राम यानी कि किंग ऑफ ड्रैगन के साथ भी अच्छा चल रहा है। वो अक्सर यहाँ पर अपना ट्रेजर लेकर आता है क्योंकि उसे इनका जूस बहुत पसंद है। लेकिन एक दिन जब वो और ज्यादा जूस के लिए आया था तभी तिया सील कर लौटती है और बताती है कि उसने सब कुछ बेच दिया। बाद में पता चलता है कि उसने तो जूस भी सारा उन गाँव वालों को बेच दिया। वैसे वो गाँव वाले पहले डर रहे थे, लेकिन बाद में फिर उन्हें इनके खाने को एक्सेप्ट कर लिया था। तो अब जूस खत्म हो जाने की वजह से ड्राइम बहुत ही ज्यादा दुखी था, पर हिराकू उससे प्रॉमिस करते कि वो रात को उससे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का जूस पिलाएगा, जिस पर ड्राइम खुश था। वैसे अब तभी तिया कहते हैं कि वो विलेज से एक न्यूज लेकर आए। वो विलेज लीडर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनके वहाँ पर कुछ लोग हैं और वो चाहते हैं कि वो यहाँ हिराकू के साथ रहे। अब हिराकू को पहले शक था, पर तिया इस शक को कंफर्म करती है और कहती है कि वो सभी लड़कियां हैं। अब हिराकू खुद भी जानता था कि वो कुछ नहीं करने वाला, इसका मतलब फ्यूचर में वो लोग बूढ़े होकर ऐसे ही मर जाएंगे। इसलिए हिराकू कहते हैं कि इस बार तुम कुछ लड़कों को भी साथ लेकर आओगे, जिससे कि उनका फ्यूचर बच सके। अब इस पर तिया हाँ कर देती है। बाद में जब वहाँ वो बीस्ट गर्ल आती है जिनके बारे में विलेज लीडर ने कहा था, तो उनके साथ में कुछ छोटे बच्चे भी आते हैं। हिराकू का मतलब कुछ छोटे बच्चों से बिल्कुल नहीं था, पर तभी वो एक बीस्ट गर्ल लेकर आती है। एक बीस्ट गर्ल कहती है कि ये अभी नहीं पर फ्यूचर में उनके काम आएंगे। वैसे एक दिन जब हिराकू काम कर रहा था तो नोटिस करता है कि उसके अलावा यहाँ हर कोई मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी स्लैब्स भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकती थी। पर फिर हिराकू सोचता है कि उसे इम्पॉसिबल चीजों पर फोकस ना करते हुए इस चीज पर फोकस करना चाहिए जो वो कर सकता है, इसलिए वो फार्मिंग ही करने लगता है। पर तभी एक एंजल वहाँ पर उड़ते हुए आती है और हिराकू से कहती है कि एक वाइल्ड वैनम और एक जंगली भालू आपस में लड़ रहे हैं। वो खतरनाक बीस्ट है, जिस वजह से ये तीनों किलर एंजल्स मिलकर भी उन्हें नहीं रोक पा रही। हिराकू तुरंत उसे वहाँ से लेके जाने को कहता है, जिसके बाद वो एंजल उसे पकड़कर उड़ा
उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है। उस जगह पर पहुंचने के बाद हिराको कहता है कि मुझे थोड़ा और करीब लेके चलो। जब वो वहाँ पर आते हैं तो हिराको अपने स्पीयर से उन दोनों को ही एक ही अटैक में खत्म कर देता है, जो देखकर तीनों किलर एंजल्स बहुत ही ज्यादा हैरान थी। वैसे कुछ दिनों बाद इनकी विलेज में कुछ ड्रॉफ आते जो कि किसी काम से आए होंगे, मगर वो बताते कि उन्होंने हिराको की वाइन की बहुत ही तारीफ सुनी है। साथ ही वो हिराको से कहते हैं कि वो हिराको की तरह वो वाइन तो नहीं बना पाते, पर उन्होंने खुद का एक तरीका ढूंढा है। वो यहाँ पर अपनी लाई हुई वाइन, सॉरी मैं वाइन कह रहा हूँ, हमें जूस कहना चाहिए, मैं वो वाइन ही लाए थे। वो हिराको को वाइन पिलाते। हिराको जब उसे पीता है तो उससे पता चलता है कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वैसे इस चीज को लेकर वो लोग पार्टी करते हैं। पार्टी खासकर इस बात से भी थी कि वो नई बीस्ट गर्ल यहाँ विलेज में एंटर की है, तो उन्हें पार्टी देना जरूरी है। पार्टी के दौरान उन ड्रॉफ का लीडर अभी बाकी गर्ल्स की तरफ देख रहा था। तभी हिराको उनसे पूछता है कि क्या उससे कोई पसंद है, तो इस पर वो ड्रॉफ्स का लीडर कहता है कि वैसे तो ये सारी ब्यूटीफुल है, लेकिन उसे इस तरह की लड़कियां पसंद नहीं। वो बताता है कि उसे मस्कुलर और दाढ़ी वाली लड़कियां पसंद है। उसकी बहुत ही अजीब फैंटेसी थी, पर हम कुछ नहीं कर सकते। और ये सुनकर हिराको भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वैसे एक दिन जब हिराको अपने काम धंधे पर लगा हुआ था, तभी इस ज़ेप्टोन वहाँ बाहर बेल रिंग करता है। हिराको जब बाहर आकर देखता है तो वहाँ एक ड्रैगन उनके विलेज पर हमला कर रहा था, पर तभी एक दूसरा ड्रैगन जाकर उस पहले वाले ड्रैगन को रोकने लगता है। ये दूसरा वाला ड्रैगन असल में ड्राइम था, पर अब एक तीसरा ड्रैगन वहाँ पर आता है जो कि ड्राइम पर हमला कर रहा था। पर ये देखकर हिराको ड्राइम को बचाने के लिए उस तीसरे वाले ड्रैगन पर हमला करता है, जिसे तीसरे वाले ड्रैगन ने बहुत ही मुश्किल से डोज किया था। अब हिराको वैसे उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी ड्राइम का असिस्टेंट वहाँ पर आकर हिराको को रोक देता है। बाद में पता चलता है कि जो पहले ड्रैगन आया था वो असल में ड्राइम की बेटी है, दूसरी ड्राइम था, और तीसरे में जो ड्रैगन आया था वो ड्राइम की वाइफ है। अब वो तीनों ही ह्यूमन फॉर्म में आकर नीचे आते और फिर हिराको उनसे माफी मांगता है, लेकिन ड्राइम कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि ड्राइम की बेटी का नाम लेस्टी है और वो बस ऐसे ही उड़कर यहाँ हमला करने के लिए आ गई थी, लेकिन ड्राइम की जो वाइफ है उसका एक अलग रीजन था। तो मम्मी मिलकर यहाँ पर बताती कि असल में उसे शक है कि ड्राइम का किसी के साथ लफड़ा चल रहा है, क्योंकि वो रोज रात वहाँ से गायब रहता है। वैसे इसका कारण ये था कि उसे हिराको का जूस बहुत पसंद है, इसलिए वो रोज रात यहाँ आकर जूस पीता है। अब सारी कंफ्यूजन दूर हो चुकी थी। ड्राइम अपनी वाइफ को समझाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अगर हिराको का अटैक उसे लग जाता तो वो मारी जाती। वो तो अच्छा है कि ज़ेप्टोन ने उसे बचा लिया। असल में ज़ेप्टोन ड्राइम का पुराना दोस्त है और इसी वजह से वो ड्राइम और उसकी वाइफ को जानता है, इसलिए उसने पहले ड्राइम को वहाँ सामने से दूर कर दिया था। वैसे सिचुएशन को देखते हुए ड्राइम अपनी वाइफ को समझाता है कि इस वजह से वो यहाँ पर आता है क्योंकि हिराको बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो उसे में ऐसा लगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनाकर रखना चाहिए। उसकी बात सही थी, लेकिन मम्मी मिलकर और ज्यादा समझदार है, इसलिए वो अपनी बेटी से कहते हैं कि अब उसे वो यहाँ पर रुकेगी। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब हिराको ने तो उसे बस एक अनाथ आश्रम खोल रखा था, इसलिए वो लेस्टी को भी यहाँ उनके साथ रहने की परमिशन दे देता है। हालांकि लेस्टी के साथ उसे थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, क्योंकि लेस्टी अपनी पावर का पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है। वो जब गलती से छींकती है तभी वहाँ एक धमाका हो जाता है और हिराको समझ जाता है कि फ्यूचर में लेस्टी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वैसे कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि हिराको सोच रहा था कि आखिर वो लेस्टी का क्या करे, क्योंकि वो वैसे भी कुछ चीज तो करने नहीं वाला, इसलिए उसे कुछ जरूरी काम ही होगा। तो अभी वो तिया से पूछता है। तिया बताती है कि इस तरह के ड्रैगन बहुत समझदार होते हैं, इसलिए डील्स वगैरह का काम लेस्टी संभाल सकती है। अब हिराको से चीज शॉप देता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि बेसिल यानी कि डीमन लॉर्ड का वो आदमी यहाँ पर आता है। आज वो टैक्स कलेक्ट करने नहीं बल्कि कुछ चीजें लेने आया था, लेकिन जब वो वहाँ आकर लेस्टी को देखता है तो उसकी फट जाती है। वो डर गया था क्योंकि वो लेस्टी को देखते ही पहचान गया था कि ये ड्रैगन ऑफ डिस्ट्रक्शन है और ये बेवकूफ ड्रैगन है, ये किसी की भी नहीं सुनती। पर वो सोच रहा था कि ये यहाँ पर क्यों है और इतनी शांत क्यों है। वैसे यहाँ पर 10 बॉक्स ऑरेंज लेने के लिए आया था, लेकिन लेस्टी कहती है कि उनके पास ऑरेंज नहीं बचे, अगर उसे स्ट्रॉबेरी चाहिए तो वो उसे स्ट्रॉबेरी दे सकती है। अब बेसिल इतना ज्यादा डर चुका था कि वो उस बात पर ध्यान नहीं देता और कहता है तुम्हें जो देना है वो दे दो। बाद में उसे 10 बक्से दे दिए जाते हैं और लेस्टी और हिराको कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम इन्हें काउंट कर सकते हो। लेकिन अभी बेसिल तो यहाँ से निकलने का टाइम काउंट करने लगा था। जैसे वो पैसे वगैरह देता है तो वो तुरंत ही वहाँ से भागता है। वो जब वापस अपनी जगह पर पहुंचता है तो बाकियों को बताता है कि उसने वहाँ लेस्टी यानी ड्रैगन ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखा। वो एक ऑलमाइटी ड्रैगन है, इसलिए वो बाकी सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। वो सोच रहे थे कि पहले वो इस पर नजर रखेंगे, लेकिन वो देखकर हैरान था कि आखिर हिराको की स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ते कैसे जा रही है। लेकिन फिर भी बेसिल ने फैसला किया था कि वो किसी न किसी तरह से हिराको की मिलिट्री फोर्स को काउंट करके रहेगा, जिसके लिए उसे एक जासूस की जरूरत है और इसमें बहुत खतरा है, इसलिए वो अपनी बेटी को चुनता है। उसकी बेटी का नाम फ्लोरम है, या ये नाम फ्लोरा की तरह है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं। अब फ्लोरम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस थी। वो अपने फादर से प्रॉमिस करके आती है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर आएगी। वो वहाँ सीधा जंगल के ऊपर टेलीपोर्ट होती है, जहाँ उसकी मुलाकात लेस्टी से होती है। लेस्टी उसका वेलकम करती है, लेकिन फ्लोरम उससे ज्यादा
ज्यादा बात नहीं करती क्योंकि वो जानती थी कि लेस्टी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब फ्लोरम एक चार्ट लेकर आई थी जिसमें वो सभी की इन्फॉर्मेशन लिख रही थी, लेकिन धीरे धीरे कर उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है क्योंकि वो वहाँ पर हर उस पावरफुल पर्सन को देख रही थी जिसका नाम इस दुनिया में फेमस है। वैसे एक पावरफुल ड्रैगन से लेकर एक छोटे से स्पाइडर तक उसने सभी का नाम नोट कर लिया था, लेकिन अब बस इनका लीडर बचा हुआ था। मतलब कि हिराकू वो सोच रही थी कि इनका लीडर इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, पर अब तभी वहाँ पर हिराकू आता है और वो उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि हिराकू एक कमजोर सा लड़का लगता है। वैसे वो वहाँ से चली गई थी। बाद में वो जाकर लेस्टी से मिलती है। वो लेस्टी से घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी। वो यहाँ उससे बात करती है, उससे पूछते है कि वो लोग हिराकू के साथ क्यों है। हिराकू तो इतना कमजोर लगता है, लेकिन लेस्टी बताती है कि हिराकू कितना ताकतवर है कि वो उसकी मदर को भी हरा सकता है, जो सुनकर फ्लोरम हैरान थी। वैसे हिराकू इन दोनों की बात करते हुए नोट करता है। वो यहाँ पर आता है, लेकिन फ्लोरम लेस्टी से तो अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन हिराकू जब भी आता है तो वो घबरा कर वहाँ से भाग जाती है, जो चीज हिराकू को अजीब लग रही थी। वैसे कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि अब वो अपना बिजनेस ओपन करने के सोच रहे थे। इस पर फ्लोरम उन्हें आइडिया देता है कि अगर वो चाहे तो वो समुद्री इलाकों में जाकर वो अपना सामान बेच सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को इस तरह की चीजें नहीं मिलती, इसलिए वो इसके बदले उन्हें समुद्री खाना देंगे। और अब फ्लोरम को इसके बारे में ज्यादा अच्छी नॉलेज भी थी, इसलिए वो उसके साथ जाने को कहती है। वैसे अब वहाँ से लेस्टी, फ्लोरम और लिज़ार्ड मैन निकल चुके थे। वो उस जगह पर पहुँचते हैं और वहाँ के एक फेमस मर्चेंट से जाकर मिलते हैं। यहाँ वो मर्चेंट फ्लोरम को शायद पहचानता था, लेकिन वो फ्लोरम से बाकियों के बारे में पूछता है, इसलिए अब लेस्टी अपनी इंट्रोडक्शन देती है, जो सुनकर वो आदमी घबरा गया था। वो सोचता है कि जितना फायदा उसे इस डील से नहीं होगा, उससे ज्यादा तो इससे रिस्क है, क्योंकि ड्रैगन ऑफ डिस्ट्रक्शन से पैसे की लेन देन की बात कोई कैसे कर सकता है। पर फिर भी वो दिल पर पत्थर रखकर ऑफर कंटिन्यू सुनने को कह देता है। बाद में लोग उसे वो सारे फ्रूट्स दिखाते हैं जो ये अपने साथ सैंपल के तौर पर लाए थे। उन्हें देखकर वो आदमी हैरान था। वो सोचते कि नहीं, वो गलत था, इन फ्रूट से उन्हें बहुत फायदा होगा, क्योंकि इस तरह के फ्रूट यहाँ मिलते नहीं, बल्कि वो इन्हें और दूर भी जाकर बेच सकता है। उसने तुरंत ही हाँ कर दी थी, पर फिर वो सामने उन लिज़ार्ड मैन्स को भी देखता है। वो सोचता है कि इन्हें खतरा तो अभी भी है, पर फिर भी हाँ कर देती है। इसलिए वो उनके साथ यहाँ ग्रेट ट्री विलेज में आने के लिए भी मान गया था। वो विलेज आता है, पर ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यहाँ पर आकर उसने सब लेस्टी को तो देख ही लिया था, लेकिन अब वो सारे लिज़ार्ड मैन्स, डॉर्स और साथ ही थिया को भी देख लेता है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक थे। उनके साथ वो उन तीनों किलर एंजल्स को भी देख लेता है। अब इतना सब झेलने के बाद जब वो हिराकू से मिलता है तो फाइनली थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, क्योंकि हिराकू कम से कम नॉर्मल ह्यूमन जैसा दिखता है। लेकिन इतने में ही वो लुलू आती है और वो लुलू को पहचानता है कि लुलू असल में वैम्पायर प्रिंसेस है, इसलिए वो उसे देखकर घबरा गया था। हालांकि फिर भी वो किसी तरह से यहाँ डील करके ही जाता है। उसने अपनी 3 बातें बताई थी। वो कहता है कि मेरे यहाँ पर आने के सिर्फ 3 मकसद थे। पहला मकसद, वो यहाँ पर मेयर से मिलना चाहता था। दूसरा मकसद, वो इस विलेज के साथ नेगोशिएशन कर डील साइन करवाना चाहता था फ्यूचर के लिए। और तीसरा मकसद, वो चाहता था कि वो यहाँ इन ऑफिशियल ट्रेड एम्बेसडर बने। और इस पर हिराकू तीनों शर्तों पर हाँ कर देता है। अब वो जो तीसरी वाली शर्त थी वो उन्होंने इसलिए हाँ की थी क्योंकि इसकी कॉन्टेक्ट तो दूर दूर तक है, इसलिए ये उनकी मदद करेगा उनका बिजनेस बहुत ही ज्यादा लेवल पर एक्सपेंड करने में। वैसे उसी रात हिराकू उस आदमी के लाए हुए खाने को बनाता है और सभी को टेस्ट कराता है। वैसे अगली मॉर्निंग एक और ड्रैगन उनके वहाँ पर आकर उनके विलेज पर हमला कर रहा था। हिराकू उस पर हमला करता है, लेकिन वो ड्रैगन उस अटैक को डोज कर लेता है। यहाँ हिराकू ने उस ड्रैगन को मारने के लिए अटैक नहीं किया था, वो सिर्फ उसे अपने जाल में फंसा रहा था, जिसमें वो कामयाब हो चुका था, क्योंकि अब वो ड्रैगन वहाँ से नीचे गिर जाता है। असल में हिराकू को शक था कि कहीं ये ड्रैगन भी ड्राइम का कोई रिश्तेदार तो नहीं। वैसे उसका शक सही साबित होता है, क्योंकि जब वो वहाँ पहुँचता है तभी वहाँ पर ड्राइम आ जाता है। वो बताता है कि असल में उसकी बड़ी बहन है और ये यहाँ इसलिए आई है क्योंकि इसने सुना है कि हिराकू और लेस्टी शादी कर रहे हैं। अब ये चीज थोड़ी सी वियर्ड थी, इसलिए ड्राइम हिराकू को बताता है कि उस दिन उसने हिराकू का जूस कुछ ज्यादा ही पी लिया था, इसलिए पता नहीं चला कि उसने क्या कह दिया। वैसे वो ड्रैगन लड़की अपना नाम हारुकिन बताती है। वो कहती है कि वो इसलिए यहाँ पर आई थी क्योंकि उसने सुना है कि हिराकू बहुत ताकतवर है और ये चीज उसने देख भी ली, मगर वो इस बात से दुखी थी कि उसकी नेस उससे 900 साल छोटी है और उससे पहले शादी कर रही है। वैसे वो हिराकू को अपने प्लांट्स दिखाकर इम्प्रेस करने लगता है। उसे उम्मीद थी कि शायद हिराकू उससे शादी कर ले, क्योंकि वो लेस्टी से ज्यादा अच्छी दिखती है, लेकिन हिराकू पहले ही उसे रोक देता है क्योंकि ये सारी बात झूठी थी। अब वो उसे अपने घर पर लेकर आते हैं, जहाँ बाद में जब वो बोर हो रहे थे तो हिराकू उन्हें एक गेम के बारे में बताता है, लेकिन ये गेम भी उन्हें बोरिंग लगता है जब तक इसमें कुछ एक्स्ट्रा रूल्स ना हो। तो हिराकू थोड़ा सोचता है और कहता है कि हम प्लॉट रिवाइवल रूल रख सकते हैं, जो हारेगा उसे अपने प्लॉट आर्मर को हटाना होगा। अब गेम चालू होता है। हिराकू सोच रहा था कि उसे इस गेम की पूरी नॉलेज है और वो इस गेम में एक लेजेंडरी प्लेयर है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में ये गेम किसी को नहीं आता, इसलिए वही जीतेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। हम देखते कि अभी उसके पास सिर्फ उसकी अंडरवेयर बची हुई थी। यहाँ अभी जितने भी गेम हमने खेले उस गेम में हिराकू हारा था। इसका रियल रीजन ये है कि वो लोग मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हिराकू
इतना ज्यादा बेवकूफ है कि वो ये चीज समझ नहीं पाता। अब आखिरी चीज अंडरवेयर बची थी, लेकिन उसमें भी वो हार जाता है, जिसके बाद वो उससे उसकी आखिरी चीज भी छीनने लगते हैं। हिराको मैन ऑफ वर्ड्स है, मतलब उसने कहे हुए शब्दों से नहीं मुकरता, इसलिए वो उनका ये ड्रीम पूरा करता है। वैसे वहाँ दूसरी तरफ बेसल बाकियों को बता रहा था कि ग्रेट ड्रैगन हारुकिन भी अब हिराको के विलेज में ज्वाइन हो चुकी है, लेकिन अब इस तरह की खबर उनके लिए नॉर्मल हो चुकी थी, इसलिए वो उतने ज्यादा हैरान नहीं लग रहे थे। इस तरफ हारुकुन अभी बाकी सभी को कुछ लेसन सिखा रहे थे। हमें पता है कि वो ड्रैगन्स हजारों साल जीते, उसे इस वर्ल्ड के बारे में बहुत नॉलेज है और वो बहुत आलसी है, इसलिए वो कुछ हेल्प तो नहीं कर सकती, इसलिए उसने सोचा कि मैं इन्हें पढ़ाई दूं। वैसे तभी वो उनके विलेज में बाहर 3 हॉट गर्ल्स आती है, जिनके पास बहुत सारा ट्रेजर था। वो हिराको से मिलने के लिए आई थी। वो कहते कि उन्हें हिराको से प्रोटेक्शन चाहिए। वो उसके लिए चीज लाई थी। वो बताती कि वो गुफा में रहती है, लेकिन वहाँ पर कोरू के कुछ ग्रैंड चिल्ड्रंस ने हमला कर दिया, जिस वजह से उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। इसलिए अभी वो ये पैसा देकर हिराको से कुछ खाना मंगवाना चाहती थी और चाहती है कि हिराको उनके प्रोटेक्शन का वादा करे। हिराको इस चीज पर हाँ कर देता है, लेकिन वो उनसे ऊपर थोड़ा प्लॉट आर्मर पहनने को कहता है, क्योंकि उनका नीचे का तो सब सेट है, लेकिन गॉड ने ऊपर एक रेयर कंडीशन के लिए उन्हें कुछ नहीं दिया। अब हिराको की बात मानकर वो पहली बार प्लॉट आर्मर ट्राई करती है। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि असली डीमन लॉर्ड की 3 बेटियां फैसला करती है कि वो हिराको के विलेज पर हमला करेगी और फ्लोरम को वहाँ से छुड़ाएगी। लेकिन बात बेसल आकर यहाँ फ्लोरम को बताता है। वो बताता है कि उन लोगों को फ्लोरम की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि कोई विलेज इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। पर बेसल यहाँ ये बताने आया था कि फ्लोरम को किसी तरह से उन्हें डराना होगा। फ्लोरम सोचते है कि वो ये कैसे करेगी, क्योंकि अगर वो यहाँ सिर्फ लेस्टी और हारुकुन को बेचती है तो वो दोनों ही अकेले उसके किंगडम्स को तबाह कर देंगे, इसलिए उसे वो कुछ सोचना होगा। तभी उसे एक आइडिया आता है। अगले दिन जब 300 सोल्जर्स यहाँ इनकी विलेज की तरफ आ रहे थे, उसी दौरान वहाँ पर वो 3 गर्ल्स आती है जिनके पास अब प्लॉट आर्मर है। वो वहाँ उनसे डरा देती है, जिसके बाद ये क्लियर हो चुका था कि वो लोग किसी भी कीमत पर हिराको को नहीं हरा सकते। अब फ्लोरम उन तीनों प्रिंसेस को यहाँ हिराको से मिलवाती है। वो उनकी आइडेंटिटी नहीं बताती, बस उनके नाम बता देती है और कहती है कि अब ये भी हिराको के लिए काम करेंगे। वैसे वो तीनों ही प्रिंसेस है, लेकिन अब वो इस तरह की लाइफ जीने के लिए भी तैयार थी। वैसे अभी उन्हें कुछ ही टाइम हुआ था और वो यहाँ पर एंजॉय करने लगी थी, क्योंकि यहाँ उन्हें पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। वो एक फ्री लाइफ जी रही थी। वैसे कुछ ही दिनों बाद यूरी, जो की बड़ी प्रिंसेस है, उसे लौटना पड़ता है, क्योंकि वो अपने फादर मतलब डीमन लॉर्ड से परमिशन लेकर नहीं आई थी। बाद में जब बेसल वहाँ डीमन लॉर्ड से मिलता है तो डीमन लॉर्ड उससे कहता है कि ना जाने यूरी को क्या हुआ। वो जब से वहाँ से आई है तब से वो हर काम में इंटरेस्ट लेती है और बिजी रहती है, जबकि पहले वो बहुत आलसी थी। ये अच्छी बात है, लेकिन डीमन लॉर्ड को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ना जाने उस लड़की ने मेरी बेटी के साथ क्या किया। अब इस तरफ हम देखते हैं कि हिराको की क्रॉप्स और ज्यादा ग्रो कर रही थी और उनके पास खाने की बहुत सारी वेराइटीज भी थी। तभी लेस्टी कहती है कि क्या ये खाना और भी कुछ ड्रैगन्स को दे सकते हैं। हिराको को भी प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए लेस्टी वहाँ से खाना लेकर निकल जाती है। रास्ते में उसे सी मॉन्स्टर मिलता है और उसने उसे खत्म कर दिया था। वो सोचती है कि शायद हिराको को ये सी मॉन्स्टर पसंद आएगा और फिर वो अपनी जर्नी पर आगे बढ़ती है। वैसे दूसरी तरफ हारुकिन भी अभी खाना लेकर किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन जब वो लौट कर आती है तो वो कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आती है। वैसे इस कहानी में मेल्स बहुत कम है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि ये भी फीमेल ही थी। वैसे ये माउंटेन्स गर्ल है और ये एल्फ क्लैन को ही बिलोंग करती है, मगर ये अलग टाइप की है। अब इनके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस दिक्कत ये थी कि पहाड़ों पर इन्हें खाने की कमी हो रही थी, इसलिए हिराको की मदद मांगने के लिए आई है। अब हिराको थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, जो देखकर इन गर्ल्स की लीडर कहती है कि हाँ हम समझ सकते हैं, हम अजनबी है और तुम हम पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन हिराको कहता है कि नहीं, वो बस यही सोच रहा था कि वो लोग आखिर रुकेंगे कहाँ, क्योंकि उनके पास अभी जगह की कमी पड़ रही है। तो इस पर वो गर्ल्स की लीडर कहती है कि अगर वो चाहे तो उसके कमरे में वो लोग रुक सकते हैं, उन्हें ज्यादा जगह नहीं चाहिए, वो बारी बारी से बेड शेयर कर लेगी। लेकिन हिराको कहते हैं कि नहीं, उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वैसे बाद में हम देखते हैं कि हिराको ने सभी से तंग आकर एक खुद का पर्सनल बाथरूम बना लिया था, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वैसे अब 1-2 दिन बाद हिराको नोटिस करता है कि लुलू का बिहेवियर कुछ अलग है। वो अभी रेस्ट कर रही थी और उससे पूछता है। वो कहती है कि उसे अजीब सा फील हो रहा है, शायद ऐसा क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है और शायद वो बीमार है। तभी वो बीस्ट गर्ल उससे पूछती है कि क्या उसे खट्टा खाने का मन कर रहा है, जिस पर लुलू हाँ करती है। तो बीस्ट गर्ल हैरान हो जाती है। वो बताती है कि सेम ऐसी चीज वहाँ गाँव में एक और लेडी के साथ हुई थी। हिराको पूछता है कि फिर उसके साथ क्या हुआ, जिस पर बीस्ट गर्ल बताती है कि फिर उसे बेबी हुआ था। इससे हमें पता चलता है कि डबल बेड पर कुछ तो हुआ था। वैसे हम देखते हैं कि अब वो लोग एंजॉय कर रहे थे, उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही थी। तभी हिराको को एक और आइडिया आता है और वो कुछ नया ट्राई करता है। वो बाहर आता है और एक अलग जगह बनाता है जहाँ पर वो फ्लावर्स उगा रहा था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था जिससे कि उसकी ये जगह और ज्यादा अच्छी लग सके। साथ ही अब जब वो काम धंधे पर लगा हुआ था तब वो कुछ टॉयज भी क्रिएट करता है जिससे कि वो बच्चे को खिला सके, और साथ ही वो कुछ तलवारें भी बनाता है जिससे सभी गर्ल्स प्रैक्टिस कर सके। वैसे ही प्रैक्टिस वाला पार्ट सबसे अच्छा था। हालांकि हम
देखते हैं कि हिराको भी अभी कुछ शौकीन चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी वो डार्क एल्फ आकर उसे ये चीज सिखाती है। साथ ही वो कहने लगती है कि वो जानते हैं कि हिराको बहुत ताकतवर है, क्योंकि उसने हिराको की उस दूसरी स्पेयर के बारे में सुना है, या उसकी वो दूसरी स्पेयर की बात कर रही थी। आप गलत में समझना, दूसरी स्पेयर से उसका वही मतलब है जिसमें हिराको ने पहले ड्रैगन जैसे दिखने वाली ना जाने किस बीस्ट को मारा था। अब वो हिराको से उसी का इस्तेमाल करने को कहती है। हिराको उसका इस्तेमाल करता है और इससे वो ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रॉय हो जाता है। वैसे हम देखते हैं कि हिराको जब ना रहा था, लेकिन बाद में वो अपने रूम की तरफ जाता है, लेकिन पूरे टाइम उसे यही लग रहा था कि कोई उस पर नजर रख रखा है। बाद में पता चलता है कि उन एल्फ गर्ल ने हिराको के रूम में आसपास कुछ हिडन डोर क्रिएट कर लिए, जिससे कि वो जब मर्जी चाहे रात को उसके कमरे में आ सकती है। वैसे बाद में वो उन सभी गर्ल्स को डांटता है और वहाँ से भगा देता है, लेकिन इसके बाद वो सोच रहा था कि सच में वो लकी है। चलो अच्छा है, उसने ये चीज मानी कि सच में वो लकी है। वैसे अगले दिन वो बीस्ट गर्ल, वैसे उसका नाम सेना है, वो हिराको के पास आकर बताते है कि उसने जो स्टैचू बनाए थे उनके पास एक मिस्टीरियस आदमी बैठा हुआ है। हिराको वहाँ पहुँचता है तो सच में एक मिस्टीरियस आदमी को देखता है, जो कि असल में किसी चर्च से बिलोंग करता है। ये आदमी इंसेप्टर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसकी उम्र 4000 साल है। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा इंसान है, मगर दिखने में जवान है। हिराको उसे अपने घर पर लेकर आता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आ रहा है, कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो आदमी बताता है कि उसने 4000 साल पहले गॉड को देखा था, लेकिन वो बोल चुका था कि गॉड कैसे दिखते हैं, इसलिए वो हिराको की बनाई हुई वो स्टैचू को देख रहा था। उसे वो चाहिए क्योंकि वो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन हिराको कहता है कि नहीं, वो उन्हें नहीं भेज सकता, पर वो उसकी रिक्वेस्ट पूरी जरूर करेगा। उसके लिए मैं स्टैचू क्रिएट कर। वैसे बाद में जब वो आदमी जाने से पहले हिराको से पूछता है कि इसके बाद में क्या चाहिए, तो हिराको कह देता है कि उन स्टैचू बेचे नहीं, उसने सिर्फ उसे ये बना कर दिया। लेकिन बाद में वो आदमी पहले तो प्रीस्ट से मिलता है और उस चर्च में उस स्टैचू को रखवाता है, और इसके बाद हिराको के पास एक बहुत ही महंगा पियानो बेचता है। ये पियानो बहुत ही अच्छा था और बाकी सारी गर्ल्स का अटेंशन में ग्रैब कर रहा था, लेकिन वो गर्ल्स उसे प्ले नहीं कर पाती, क्योंकि वो सोचती है कि अगर ये टूट गया तो वो क्या होगा, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन बाद में वो रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद हिराको उसे ट्रेड एम्बेसडर से रिक्वेस्ट करता है। वैसे उसका नाम माइकल है। वो उन्हें एक पुराना पियानो अरेंज करवा कर देता है, जिससे कि लोग सीख सकते हैं। अब इससे सभी गर्ल्स बहुत खुश हो गई थी, लेकिन हिराको को प्रॉब्लम हो चुकी थी, क्योंकि अब वो रात को सो भी नहीं पाता, क्योंकि हर एक गर्ल बारी बारी प्रैक्टिस करती है, जिस वजह से 24 घंटे वो पियानो बजता रहता है। वैसे एक दिन हिराको और लुलू साथ बैठे हुए, जहाँ हिराको लुलू से कह रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, उसका इस तरह से चलना क्या ठीक होगा, जिस पर लुलू कहती है कि हाँ। बाकी सभी गर्ल्स ने उससे इंकरेज किया है कि उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे बच्चा हेल्थी हो। वैसे बाद में हम देखते हैं कि सभी गर्ल्स अभी लुलू से डिमांड कर रही थी कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकती है, लेकिन लुलू कहती है कि उसे किसी चीज में हेल्प नहीं चाहिए, पर वो हेल्प करना चाहती है। अब लुलू बताती है कि बहुत टाइम से उसका मन भी जूस पीने का कर रहा है, लेकिन वो पी नहीं पाती, क्योंकि अभी उसे जूस पीने के लिए मना किया गया, क्योंकि असल में वो है तो वाइन ही। पर ये चीज सुनते ही वो सभी गर्ल्स हिराको के पास आती और उससे कहते हैं कि उन्हें वो वाइन फेंक देनी चाहिए, लेकिन हिराको ने समझाता है कि वाइन का टेस्ट रखे रखे और ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए उसे फेंकने की जरूरत नहीं, वो बस उसे कहीं छुपा देंगे। अब लेकिन इस बात से वो ड्रोफ, जो कि अपने स्मूथी मतलब कि अपनी वाली वाइन खुद से क्रिएट करते थे, वो दुखी हो चुके थे, क्योंकि अब उनकी वाइन भी कोई टेस्ट नहीं कर पा रहा था। वो इस बारे में हिराको से बात करते, जहाँ हिराको उन्हें सारी बात बताता है। अब इससे वो बहुत खुश थे, क्योंकि एक गुड न्यूज है, और साथ ही वो इस बात से खुश थे कि उनकी वाइन लोगों को पसंद है, लेकिन वो बस अभी के लिए उसे अवॉइड कर रहे थे। वैसे बाद में हम देखते हैं कि विलेज में जितने भी लोग थे, सब लोग लुलू के लिए स्पेशली एक एक गिफ्ट लेकर आए थे, जो उसे या तो सभी या फिर फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए काम आएंगे। हिराको और लुलू दोनों ही उन गिफ्ट से बहुत खुश थे। अब तभी लुलू को कुछ फील होने लगता है। हिराको समझ जाता है कि अब टाइम आ चुका है, इसलिए वो सभी मेड्स को वहाँ बुलाता है और अब डिलीवरी की प्रोसेस शुरू होती है। हिराको वहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए वो वहाँ से चला गया था। हिराको अभी पावरलेस महसूस कर रहा था, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ इस डिलीवरी के पूरे होने का इंतजार ही कर सकता है। लेकिन तभी वो उस जॉइंट ट्री को देखता है और उसी से बने हुए उस होल के अंदर जाके बैठ जाता है, जहाँ वो यहाँ आने की पहली रात रुका था। यहाँ वो चांद की तरफ देखता है और सोच रहा था कि पहले दिन वो कितना अकेला था, और उसने जो सोचा वो सच हो गया। लेकिन टाइम कितनी जल्दी चला गया, उसे लगभग कुछ भी याद नहीं है। वैसे अब तभी उसे बुलाया जाता है और फाइनली वो अपने बच्चे को देखता है। वो उसे उठाता है और अपनी पिछली लाइफ को याद करते हुए उससे कहता है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी लुलू कहती है कि इसे हम दोनों मिलकर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। वैसे अब वो दोनों अपने बच्चे का नाम एल्फ्रेड रखते। बाद में हम देखते हैं कि हिराको सभी को कुछ गिफ्ट देना चाहता था, क्योंकि उन्हें इस पूरे गाँव को बनाने में उसकी इतनी मदद की है। उन मेटल से कुछ कॉइन्स क्रिएट करने लगता है। उन कॉइन्स पर वो जॉइंट ट्री बनाता है
वो सभी को बताता है कि इन कॉइन्स को किसी भी चीज को बाय करने में यूज कर सकते हो। उसके गांव के अंदर एक तरीके से ये पैसे की तरह काम करते हैं। अब लेकिन ये सिर्फ यही करेंसी है और हिराकू सारे कॉइन्स खुद से बनाता है और सबको उनके काम के हिसाब से कॉइन्स दे देता है। सब उन कॉइन्स का यूज करना शुरू कर देते हैं। हिराकू इस चीज से बहुत खुश था। बाद में वो दिन आ जाता है जिस दिन वो हिराकू की एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए पार्टी करने वाले थे। यहाँ पार्टी के दौरान सभी गर्ल्स बहुत टाइम बाद उससे जूस को पी रही थी क्योंकि लुलू नहीं पी पाती थी, इसलिए उन्होंने भी उसे पीना बंद कर दिया था। वैसे तभी वो ड्रूफ्स का लीडर वहाँ पर आता है और उन्हें नया बैरल दिखाता है जिसके अंदर उन्होंने एक दूसरा जूस बनाया है जो कि पहले वाले से ज्यादा अच्छा है। वो सभी को वो जूस सर्व करते हैं और वहाँ पर उस ड्रोफ को उम्मीद थी कि लुलू सबसे ज्यादा जूस पिएगी क्योंकि उसे सबसे ज्यादा इच्छा थी, लेकिन लुलू कहती है कि अब वो एक मम्मी मिलकर बन चुकी है इसलिए वो ये सब चीज ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकती। और इस पर वो ड्रूफ कहते हैं कि ठीक है तो फिर तुम इसे सेव करके रखो जिससे कि तुम इसे रोज थोड़ा थोड़ा कंज्यूम कर सकती हो। हालांकि तब हिराकू कुछ कहता है कि क्यों ना हम इसे पूरी तरह से सील कर 20 साल के लिए रख दे, इससे जब उनका बेटा यानी कि अल्फ्रेड बड़ा होगा तब वो साथ में एंजॉय कर पाएंगे। हालांकि तब वे ड्रूफ मर चुका होगा। वैसे भी पार्टी इसी तरह से चलती है। दूसरी तरफ हम वहाँ डेमन किंगडम में आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि उन्हें भी हिराकू के बच्चे के बारे में पता चल चुका था। साथ ही वो खुशी भी थे और हिराकू को कांग्रेचुलेशन करने के लिए एक लेटर रख रहे थे। इस तरफ तिया बाकी सभी को बताते हैं कि अभी जंगल में और भी ऐसे लोग हैं जिन्हें घर नहीं मिल रहा और उन्हें भी एक घर चाहिए। हालांकि अब इनके ब्रिज में इतनी जगह नहीं है कि और ज्यादा लोगों को जमा कर सके, इसलिए वो एक और नया आइडिया ढूंढते हैं। लोग कहते हैं कि क्यों ना हम एक और विलेज बनाए जो भी आइडिया सभी को पसंद आता है। तिया कहती है कि हम इस विलेज का नाम द ग्रेट ट्री विलेज 2 रखेंगे। वो फैसला करते हैं कि जिस तरह से हिराकू ने उनकी मदद की थी वैसे ही वो बाकियों की मदद करेंगे और एक बहुत बड़ा किंगडम क्रिएट करेंगे। वैसे वहाँ वो ड्रूफ अभी भी दुखी था क्योंकि उसका बनाया हुआ वो जूस किसी ने पूरा नहीं खत्म किया। अगर आप उसकी मदद करना चाहते हो तो इस वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा। हम ऐसी कहानी के साथ फिर से लौटेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है।